चैप्टर 1 हो गया था। चैप्टर 2, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंशियल देयर टू। सेक्शन नंबर 3 से लेकर के सेक्शन नंबर 22 तक है। 19, 20, 21, 22। सबसे पहले ये सेक्शन, फिर सेक्शन 4, 5, 6, ये सेक्शन, सेक्शन 8, 9, फिर 13 और 14। आज ये सेक्शन करेंगे हम लोग। 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 19, 20, 21, 22। ठीक है। सेक्शन 19 क्या बोल रहा है? सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। सिंपल क्या है? अगर एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी, वो 51% शेयर खरीद लिया है। किसका? एक्स वाई जेड का। तो अब एक्स वाई जेड एबीसी का शेयर नहीं खरीद सकता है। तो दिक्कत इसमें, नो कंपनी shall either by itself or through its nominee। ना कोई कंपनी खुद या तो ना ही अपने किसी नॉमिनी के द्वारा होल्ड एनी शेयर इन इट्स होल्डिंग कंपनी, खुद के ही होल्डिंग कंपनी में। एंड नो होल्डिंग कंपनी shall allot और ट्रांसफर इट शेयर, और ना ही कोई होल्डिंग कंपनी खुद, ठीक है, अलॉट कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है किसी भी सब्सिडरी कंपनी को। एनी सच अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी टू सब्सिडरी शैल बी वॉइड। ऐसा क्यों बोला गया कि मान लो अगर दिक्कत क्या होगा कि होल्डिंग सब्सिडरी का शेयर खरीदा है, फिर सब्सिडरी भी होल्डिंग का शेयर खरीद लेगा। ये बोलेगा हम होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है। ये बोलेगा हम होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है। बस है। तो जेन्युइन रिलेशन एस्टेब्लिश्ड नहीं हो पाएगा इसी वजह। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसका। आमतौर पर सेक्शन 18 क्या बोला है? ना कोई सब्सिडरी कंपनी खुद खरीद सकता है, ठीक है, और ना ही कोई होल्डिंग कंपनी अपना शेयर सब्सिडरी कंपनी को दे सकता है, करेक्ट शेयर। लेकिन प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन द सब सेक्शन शैल बी अप्लाइड टू, यानी कि कुछ एक्सेप्शन है। क्या है? 3। सेक्शन 19 ए बी सी सबसेक्शन, where the subsidiary company hold such share as a legal representative of a deceased member of the holding company। क्या बोल रहा है कि सब्सिडरी कंपनी होल्ड करके रखा है सच शेयर, यानी कि उतना शेयर, एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज, जो उस मेंबर का जो मेंबर होल्डिंग कंपनी का था और वो डेथ कर गया है। एग्जाम्पल के लिए, होल्डिंग लिमिटेड है, इसका 60% शेयर मेरे पास था, मान लो,
अरे किसी का सब्सिडरी है। इसका 51 शेयर इसके पास है। हमको ऐसा डाउट है कि हमको कल को कुछ हो जाएगा या नहीं हो गया, फिर हम बहुत बिजी रहते हैं, तो मेरे बिहाफ में कौन सब कुछ अटेंड करेगा? तो हम नॉमिनी बनाए हैं। किसको बनाया है? सब्सिडरी। तब एक तरह से देखो तो सब्सिडरी मेरा नॉमिनी है, यानी कि सब्सिडरी के कंट्रोल में कितना परसेंट शेयर है? तो सब्सिडरी होल्डिंग का क्या बन गया? फिर से मेंबर बन गया। अब ये बोलेगा कि अब हम होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है। तो इस केस में चल सकता है कि अगर आप होल्डिंग कंपनी का किसी भी मेंबर का अगर आप एज अ नॉमिनी शेयर्स होल्ड करके रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी होल्डिंग कंपनी के मेंबर का शेयर्स एज अ नॉमिनी होल्ड करके रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आया? तो पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन क्या बोले? वेयर द सब्सिडरी कंपनी hold such share as a trustee. होल्डिंग के पास अगेन 51% शेयर्स है। सब्सिडरी कंपनी क्या किया है? तो होल्डिंग कंपनी क्या किया है? सब्सिडरी को अपना ट्रस्टी बना दिया। यानी कि जहां जहां होल्डिंग कंपनी को मीटिंग अटेंड करने का नौबत आता है, ठीक है, वहां पे मीटिंग अटेंड करना हुआ या बहुत सारा डिसीजन लेना हुआ, कैसा टाइप का डिसीजन अब इसका बात नहीं कर रहे, उसके लिए होल्डिंग कंपनी खुद नहीं जाता है, सब्सिडरी कंपनी को भेजता है। इस केस में ट्रस्टी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रस्टी। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो। टाटा एंड सन्स एक कंपनी है, इसका सब्सिडरी कंपनी है टीसीएस, ठीक है। टाटा एंड सन्स को बहुत सारा मीटिंग में जाना पड़ता है, लेकिन टाटा एंड सन्स मीटिंग में नहीं जा पा रहा है मान लो, या फिर डिसीजन नहीं लेता है, वो अपना ट्रस्टी बना के रखा है टीसीएस। टीसीएस मीटिंग में जाके मीटिंग अटेंड कर सकता है और डिसीजन भी ले सकता है। हाँ या ना? ठीक है। किस बेसिस पे ले रहा है? इस बेसिस पे ले रहा है भैया क्योंकि हम ट्रस्टी हैं और एज अ ट्रस्टी, ठीक है, वी होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ शेयर। एज अ ट्रस्टी मेरे पास कुछ है। जो ऊपर एग्जाम्पल पढ़े थे सेम एग्जाम्पल नीचे है। वहां पे क्या था? कहा कि आप मेंबर का नॉमिनी है। यहाँ पे मेंबर का नॉमिनी है, आप कंपनी का सीधे क्या है? ट्रस्टी है। कोई दिक्कत?
आप किसी भी होल्डिंग कंपनी का ट्रस्टी बन के अगर शेयर होल्ड किए हैं तो कोई इश्यू नहीं है, इवन आप सब्सिडरी कंपनी ही क्यों ना, ठीक है। दो एक्सेप्शन हो गया। तीसरा, सब्सिडरी कंपनी is the shareholder even before it come a subsidiary company of the holding company. टाटा एंड सन्स एक कंपनी अभी खरीदा है, ठीक है। अब तो नाम आ गया है टाटा 1mg। ऑनलाइन दवा सब सेल करता है टाटा 1mg, सर्च करना, ठीक है। आज टाटा एंड सन्स इसको खरीद लिया है, हो सकता है 60% शेयर खरीदा हो, कितना मैं एग्जांपल दे रहा है। लेकिन खरीदा कब है, डेट आज कितना तारीख है, 20 तारीख। तो मान लो खरीदा है 20/7/24 में, लेकिन इस डेट के पहले बिफोर टाटा 1mg, यानी कि उस टाइम में खाली 1mg ही नाम था, 1mg टाटा एंड सन्स में शेयर्स खरीद के रखा था, 10% ही सही शेयर्स खरीद के रखा था, मान लो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सब्सिडरी कंपनी पहले से ही होल्डिंग कंपनी का शेयर होल्ड करके रखा है, उस वक्त जब दोनों एक दूसरे का होल्डिंग एंड सब्सिडरी जब एक दूसरे का होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं हुआ करता। हाँ, तो तीन केस क्या क्या है, एज अ मेंबर बन के रख सकता है, दूसरा ट्रस्टी, और तीसरा खरीदने के पहले होल्डिंग सब्सिडरी ड्यूरेशन आने के पहले, अदरवाइज नहीं खरीद सकता। सेक्शन 19 चैप्टर 2 ये बात बोला है, क्लियर है बात। आगे क्या बोला है, provided further that the subsidiary company referred in the preceding provision shall have a right to vote at a meeting of the holding company only in respect of the share held by its legal representative or trustee or referred। ये बात पहले हो गया कि अगर शेयर होल्ड करके रखा है ट्रस्टी बन के, लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी नॉमिनी बन करके, तब तो जाके मीटिंग में वोट कर ही सकता है, बात समझ तो। दूसरा, the reference in this section to the shareholder company which is a company limited by guarantee or unlimited company not having a share capital shall be constructed as a reference to the interest of its member whatever be the form of interest। कह रहा है कि क्या होगा उस कंपनी में जो कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होता है, जो कंपनी गारंटी वाला होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा पार्टनर मतलब कौन सा मेंबर किस कंपनी में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। बात समझा तो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा है, दो कंपनी है, एक मंजीत लिमिटेड एक मोहन लिमिटेड है, बात समझा तो। मेरा पूरा फोकस मंजीत लिमिटेड पे रहता है, उल्टा मंजीत लिमिटेड से जो पैसा आता है उसी में से कुछ पैसा मोहन लिमिटेड पे लगाते हैं। तो मेरा बात सुन के ऐसा नहीं लग रहा है कि मंजीत लिमिटेड होल्डिंग कंपनी होगी और मोहन लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी होगी, बस है। तो उस बेसिस पे डिसाइड होगा, क्लियर। सेक्शन 20, service of document। A document may be served on a company or an officer thereof by sending it to the company or the officer at the registered office of the company by the registered post or by the speed post
or by courier services by the leaving it at registered office by the mean of such electronic or other mode as may be prescribed. Provided that where the securities are held with a depository, the record of the beneficiary ownership may be served by the such depository and the company by mean of the electronic or other mode. दूसरा, save as the provided in this act or rule thereafter for the filing of document with the registrar in electronic mode, a document may be served on the registrar or any member by the sending it to him by the post or by the register post by the speed post by the courier or by delivering at his office or address or such electronic or other mode. Provided that a member requests for delivery of any document through a particular mode for which shall pay such fees as may be determined by the company in annual general meeting. Explanation: for the purpose of this section, the term courier means a person agency who deliver a document from provide the proof of its delivery. क्या बोलना चाह रहा है? सेक्शन 20 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमको नोटिस भेजा है. क्या भेजा है? परिचित हो. नोटिस का मतलब क्या होता है? कोरियर बाई पोस्ट, इसी के द्वारा कुछ भेजेगा ना, बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट. ठीक है, नोटिस है. ठीक है, जब मेरे को नोटिस भेजा है तो नोटिस कहाँ भेजेगा? हम एक नेचुरल पर्सन है, जाहिर सी बात है हम धरती पे कहीं ना कहीं रहते होंगे. ठीक है, और इनकम टैक्स नोटिस भेज रहा तो हम तो गरीब तो होंगे नहीं, मेरा घर होगा परमानेंट, तो मेरे एड्रेस पे भेजेगा. लेकिन अगर यही इनकम टैक्स, इमेजिन करो, रिलायंस इंडस्ट्रीज को नोटिस देना चाहता है. क्या देना चाहता है? कि अपना बेटा आनंद अंबानी की शादी में तुम इतने तक खर्चा किए, कहाँ से किए, सब हिसाब ला के दो, मांग सकता है ना. तो नोटिस कहाँ भेजेगा? जब कंपनी फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी होता है, तो आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है. क्या होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस. वहां पे अब नंदनी बोल रही है कि हेड ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस अलग अलग होता है क्या? नहीं, सेम होता है, बट मे बी डिफरेंट. जैसे जो जो मेरा बिजनेस है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस मेरा घर है, यहाँ है. इन सारा ट्रांजेक्शन कलकत्ता वाले से चलता है. तो जो ब्रांच का वो हेड ऑफिस बन गया है. रजिस्टर्ड ऑफिस ये है. बात समझा? तो ये भी डिफर कर सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है. तो एग्जाम में हम लोग को हेड ऑफिस नहीं, हम लोग का आंसर रजिस्टर्ड ऑफिस में ही टिक करके आना. कहाँ भेजेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस. अब प्रॉब्लम ये है कि जब नोटिस आया तो मंजिल तक खोल के पढ़ लिए. रिलायंस कंपनी को जब आएगा नोटिस, तो रिलायंस कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन. वो खोल के पढ़ सकता है. तो जाहिर सी बात है, रिलायंस कंपनी किसी एक इंसान को अपना टैक्स रिप्रेजेंटेटिव बना के रखा होगा, जो उसका सारा टैक्स का काम देखता होगा. है कि नहीं है? और वो टैक्स रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ये बात भली भांति इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होगा. तो जब नोटिस आएगा इसके पास, ठीक है, तो भले रिलायंस के लिए होगा, बट नोटिस पढ़ने का काम रहेगा किसका? जो रिलायंस का टैक्स रिप्रेजेंटेटिव है. क्लियर है बात? तो रजिस्टर्ड ऑफिस में आएगा. ठीक है, दूसरा चीज, उस रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे आएगा जिसके लिए, जिस डिपार्टमेंट के लिए नोटिस है. तो ये नंबर. अच्छा, हम लोग को भी तो किसी को नोटिस भेजना पड़ सकता है. ये तो बात हुआ सेक्शन 20 में.
रिसीव्ड का, कि नोटिस रिसीव्ड कैसे होगा। बात यह है कि हम लोग को नोटिस सेंड करना है। अगर हमको किसी को नोटिस सेंड करना है तो नोटिस कैसे सेंड करेंगे? नोटिस सेंड होगा हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस से। ठीक है। सेंड कौन करेगा? जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा। कौन? रिप्रेजेंटेटिव होगा। जिस भी व्यक्ति को करना है, पर्सन को, उसके गिवन एड्रेस पे, दिए गए एड्रेस पे। और अगर कोई भी पर्सन मान लो सपोज डेट कि वो एक मेंबर ही है, कंपनी का क्या है, मेंबर यानी कि शेयर होल्डर, वो रिक्वेस्ट करता है कि जो मेरा नोटिस है वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से आएगा। बोला कि सबका आप कैसे भेज से पता नहीं, हमको स्पीड पोस्ट से भेज दिया कीजिएगा। मेरा जो गिवन एड्रेस है, मेरा गिवन एड्रेस गांव का है, मैं यहाँ पे स्पीड पोस्ट से नहीं भेजिएगा, जो 1 महीना बाद आएगा नोटिस। तो जो भी एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, चार्जेस, वो चार्जेस किससे चार्ज किया जाएगा? मेंबर से। बात समझ रहे तो? सेक्शन 20 यही बात बोल रहा है। 1 में कि हम रिसीव कैसे करेंगे, 2 में हम सेंड कैसे करेंगे। ठीक है। दिक्कत? सेक्शन 21, authentication of document, proceeding and contract, save as otherwise provided in this act. A document or proceeding required authentication by the company or contract made by or on behalf of a company may be signed by KMP, an officer, company duly authorized by the board itself. यहां मैं, मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। हम टी शर्ट मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर एग्जाम्पल। मेरे पास एक इंसान आया, ठीक है, एक इंसान आकर के बोला कि हमको 500 पीस टी शर्ट चाहिए। अच्छा, वो बोल के चल जाएगा हम टी शर्ट बना देंगे? क्या होगा उसके बीच और हमारे बीच में? कॉन्ट्रैक्ट। वो भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? रिटर्न। और रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में हम भी साइन करेंगे, यानी कि हम सेलर है, और वो बायर भी साइन करेगा, यानी बोथ द पार्टीज। करेक्ट। ये सोल प्रोप्राइटरशिप था। मंजीत भाई साइन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मंजीत भाई क्या है? एज यूजुअल नेचुरल पर्सन। अब क्या होगा कि ये सेम टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिला। ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। ये कैसे साइन करेगा? इसको तो साइन करना पड़ेगा ना कॉन्ट्रैक्ट पे। तो इस यहाँ पे साइन कौन करेगा? देखो क्या बोल रहा है, मे बी साइन बाई KMP, की मैनेजरल पर्सन साइन करेगा कंपनी के बिहाफ में, या तो और एन ऑफिसर, या तो वो ऑफिसर जिसको आप अपॉइंट किए थे, यानी ऑथराइज किए थे बाय अ बोर्ड इन दिस बिहाफ। आप जिसको, और एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी ड्यूली ऑथराइज, जिसको आप अपॉइंट किए थे या ऑथराइज किए थे पर्टिकुलरली इसी काम के लिए। बात समझा? तो कौन सिग्नेचर करेगा इसके केस में? या तो KMP, ये तो ऑफिसर जिसको आप ड्यूली साइन किए हो इस पर्टिकुलर काम के। देखिए, जितना सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा तुम साइन करोगे, जितना परचेज का कॉन्ट्रैक्ट होगा वही साइन करेगा। बात समझा? तो इस तरह से फिर दिक्कत आता है। 19, 20, 21, 22।
Execution of bills of exchange. A bills of exchange, hundi or promissory note shall be deemed to be have been made, accepted, drawn or endorsed on behalf of the company if made, accepted, drawn or endorsed in the name of or behalf of or on account of company by any person acting under its authority, express or implied. Second, a company may be writing under its common seal, if any, authorize any person either generally or in respect of any specified matter as its attorney to execute the other deeds on its behalf in any place either in or outside India, provided that in case a company does not have a common seal, the authorization under the subsection shall be made by the two director or by a director and the company secretary wherever the company has appointed a company secretary. A deed signed by the such an attorney on behalf of the company and under his seal shall be bind the company. क्या बोलना चाह रहा है सेक्शन 22? Bills of exchange, hundis and promissory note. Bills of exchange और promissory note मॉडर्न मार्केटेड वर्ड है हुंडीज का। अब इसका मतलब क्या समझा रहे हैं? जब हम लोग मुस्लिम शासक के अंदर में थे ना, हम लोग तो टाइम नहीं थे, तो हमारे पूर्वज लोग जब थे, तो उस टाइम में ना भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज चलता था। ठीक है, तो उस टाइम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बिल्स ऑफ एक्सचेंज ना बोल के हुंडीज बोला जाता है। बात सुन रहे हो? तो आज भी अगर बहुत सारा ऐसा आदमी है, ठीक है, जिस जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपना सब रिकॉर्ड रखा होगा, उसके घर में अगर ढंग से ढूंढा जाए तो हुंडीज के एक दो ठो पेपर मिल जाएगा। बात समझ आया? हाँ, उस पेपर से कुछ रिकवर नहीं हो सकता है। बात समझ आया? तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो, टॉपिक से हट के आदमी बोलता है कि आगरा में औरंगजेब का खानदान अभी भी है। ठीक है, औरंगजेब। और मान लो कि हम महाराणा प्रताप के खानदान से बिलोंग करते हैं, एग्जाम्पल। उस टाइम में औरंगजेब महाराणा प्रताप को कोई हुंडी दिया था, पैसा से रिलेटेड ट्रेड होता था। आज भी अगर वो हुंडीज मेरे घर में हम लोग कोई संभाल के रखे हैं, तो अब क्या औरंगजेब की फैमिली के पास जाएंगे तो क्लेम करेंगे तो मिल जाएगा क्या? आंसर है कि नहीं, अब वो नहीं मिलेगा आमतौर पर। लेकिन बहुत जगह मिल जाता है, बहुत जगह नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसी को लोग हुंडी बोल के डिनोट करता है। इसके अलावा किसान लोग को जाओगे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलोगे तो समझ पाएगा, या फिर प्रोमिसरी नोट बोलोगे तो समझ पाएगा। तो लोग आज भी कुछ चीजों को हुंडी ही बोल के डिनोट करता है, मतलब वही डॉक्यूमेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह है, बस उसको नाम पड़ा हुआ है पहले से हुंडी। अच्छा, जिसमें नाम होता था नामे हुंडीज कहा जाता था, जिसमें नाम नहीं होता था बेनामे हुंडीज कहा जाता था। अब जिसको तो हम इंग्लिश में कहते हैं कि जिस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे नाम रहता है, ठीक है, स्पेसिफिक और जनरल दो होता है ना, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक स्पेसिफिक, उसपे नाम और बैंकर का नाम लिखा रहता है, और जनरल जो ब्लैंक रहता है। इसी तरह उसको कोई भी यूज कर सकता है, होता है ना। तो उसी तरह उन लोग का भी पहले होता था। बात यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाहर जाए। अच्छा, अब ये क्या रहा है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट हो, ये सब चीज हो, इसको कौन साइन करेगा? इसको साइन करने के लिए देखना पड़ेगा आपके पास कॉमन सील है या नहीं। कॉमन सील है या कॉमन सील, अगर कॉमन सील है, इफ एनी, ऑथराइज एनी पर्सन, तब कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, अगर आपके पास कॉमन सील है
अगर आपके पास खुद का कंपनी का कॉमन सील, खुद का कंपनी का स्टैम्प बनवा के आप रखे हो, बात समझ में आया? तो अगर आप बनवा के रखे तो अब जिस भी पर्सन को ऑथराइज किए कॉमन सील के साथ वो सिग्नेचर कर देगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। ठीक है? either generally or in respect of any specific matter as the attorney to execute the other did on its behalf in any place either in or outside India। वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या प्रोविजन नोट है, इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो। कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास कॉमन सील नहीं है, तब याद रखना, या तो दो डायरेक्टर और बाई ए डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी। अगर कॉमन सील नहीं है तब दो ऑप्शन है, या तो दो डायरेक्टर लोग करेगा या एक डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी। मान लो ओपीसी होगा तो एक ही डायरेक्टर है, तो वो अकेला डायरेक्टर और फिर कंपनी सेक्रेटरी। बात समझ आए? तो कोई दिक्कत नहीं आता। अब सेक्शन 456 फोर क्या है? कंपनी का सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम, जिसको कहा गया क्या कहा जाता है? चार्टर्ड ऑफ कंपनी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अच्छा, ऑफ कंपनी क्यों कह रहे हैं? इस वजह से कंपनी इसके बाहर जाके काम नहीं कर सकता, जो करेगा दिया गया मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ही करेगा। बस समझा? तो अच्छा, द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शैल स्टेट, क्लॉज ए, नेम। जब मेमोरेंडम किसी भी कंपनी का देखोगे या खुद भी कहीं बनाओगे, तो पहला क्लॉज में रहेगा नाम। नाम बनाते वक्त या नाम का क्लॉज भरते वक्त मेमोरेंडम में क्या याद रखना है? कंपनी विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ द ओपीसी कंपनी। मेमोरेंडम में क्लॉजेज होता है, सबसे पहला क्लॉज में आता है नाम। तो आप अपने कंपनी का जो भी नाम रखे हो, ठीक है, कंपनी पहले फॉर्म करोगे, हम लोग ने जो सीखे कंपनी कैसे फॉर्म करना है, उसमें से जो क्लॉज ए है, क्लॉज ए में मेमोरेंडम का अपना कंपनी का नाम लिखोगे, नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड या ओपीसी जो भी रहेगा वो पुट करोगे पहले। तो प्रोवाइडेड एंड नथिंग इन द क्लॉज शेल बी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। जो कंपनी सेक्शन 8 है वो कोई वर्ड नहीं लगाएगा, ना प्राइवेट ना प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है? जिस कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट या लिमिटेड वर्ड लगा रहता है, वो खुद में एक इंडिकेशन होता है कि वो एक प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ आए? तो दुनिया में ऐसा कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या चैरिटेबल कंपनी नहीं होगा, ठीक है, जो अपने नाम, कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट वर्ड लगा के घूमे और उसके बाद वो चैरिटी कर पाए, एक्सेप्ट एक दो जैसे कि टाटा ग्रुप छोड़ के। बात समझ आया? तो द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। दूसरा आपको क्या लिखना है? रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस दूसरा। तीसरा
द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है। चौथा, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, मेंबर्स का लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। ई नंबर कंपनी का शेयर कैपिटल, और एफ नंबर अगर आप ओपीसी हो तो उस सब्सक्राइबर का या फिर नॉमिनी का नाम कि आपके डेथ के बाद कौन संभालेगा। कौन कौन सा क्लॉज होता है, सबसे पहले आता है नेम क्लॉज, दूसरा आता है रजिस्टर्ड ऑफिस, तीसरा आता है ऑब्जेक्टिव, चौथा आता है तुम्हारा लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, पांचवा आता है शेयर कैपिटल, छठा आता है नॉमिनी का नाम। द नेम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम शैल नॉट, हम लोग ये पहला पॉइंट ए पढ़े थे ना, इसी को कंटिन्यू कर रहा है नीचे। इसी पॉइंट को नीचे कंटिन्यू कर रहा है। द नेम स्टेटेड इन द मेमोरेंडम शैल नॉट, नहीं होना चाहिए क्या, आइडेंटिकल और टू रिजेंबल नियरली द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। यानी कि एग्जांपल के लिए ऐसा समझ लो कि क्या हम अपने कंपनी का नाम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड रख सकते हैं, नहीं। क्या हम अपने कंपनी का नाम टाटा ग्रुप लिमिटेड रख सकते हैं, नहीं। जो कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है उस नाम से दूसरा कोई कंपनी नहीं खुलेगा। रजिस्टर अंडर दिस सेट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। B. Such that is used by the company will be considered an offense under any law time being forth, या फिर ऐसा कोई भी नाम जो उस वक्त का एक्ट आपको रखने से रोक रहा हो या फिर मना कर रहा हो। ठीक है, अगर मान लो हम अपना एक कंपनी खोले, एग्जांपल दे रहे हैं, कंपनी का नाम रख रहे हैं हम मेरिजुआना प्राइवेट लिमिटेड। मेरिजुआना क्या होता है पता है, मेरिजुआना गांजा को बोलते हैं। ठीक है, कंपनी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो पता नहीं होगा, नहीं है बॉब मार्ली का फैन हम लोग, तो मेरी जाना को कहते हैं। ठीक है, हाँ हम रखे हैं मेरी जाना प्राइवेट लिमिटेड फॉर एग्जांपल, उसको कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जांपल मान लो दिक्कत किसको, नारकोटिक्स ब्यूरो को, कि आप इस तरह का नाम रखिएगा कोई और चीज प्रमोट हो रहा है, आपका ऐसा नाम हम रखने नहीं देंगे, तो नहीं रखाएगा। बात समझा तो। अच्छा, अनडिजायरेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी ओपिनियन में आपका जो नाम होना चाहिए वो डिजायरेबल होना चाहिए। अनडिजायरेबल होगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पसंद नहीं आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद ये नहीं आएगा कि कोई उसका नाम ना ले। एग्जाम्पल, कोई ऐसा कंपनी ना खोले हिंदुस्तान मंजीत लिमिटेड, ठीक है, भारत मंजीत लिमिटेड, हम कंपनी खोलने जा रहे हैं तो भारत, हिंदुस्तान, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब वर्ड यूज ना करें। यहाँ पे दिया हुआ है। और इतना से मन नहीं भरा, बोला कि इसके बाद भी हम लोग को अगर कुछ जरूरत पड़ेगा तो प्रिस्क्राइब करेंगे रूल बना के, और क्या क्या नाम आप नहीं रख सकते। हाँ, तो मतलब तुम्हें तो बता दो क्या नाम रखना है, ये नहीं रख सकते, वो नहीं रख सकते, तो क्या रखे। बस समझ आया तो। अब जैसे रूल में बना हुआ है कि डोमिनेटिंग नाम नहीं होना चाहिए आपका, किंग क्वीन ऐसे नाम नहीं होना चाहिए। बस समझ आया तो। ये सब नाम नहीं होते तो क्या करोगे, अब तो मन में आएगा तो भैया रॉयल इनफील्ड क्या है। बस समझ आया तो, रॉयल इनफील्ड क्या है, सिंगर किंग क्या है, सिंगर किंग अलग चीज, वो तो नाम है उसका, स्टेज नाम है। कहीं तो सिग्नेचर भी किंग बोल के साइन नहीं करता है। ठीक है, जो उसका नाम है, अनूप की क्या नाम है, उसी से साइन करता है पहला बार। और रॉयल एनफील्ड प्रोडक्ट है, बात समझा तो, प्रोडक्ट का नाम रखा सकता है। कई बार उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है अगर प्रोडक्ट का नाम टू मच ऑफेंसिव हो तो। ऑफेंसिव मतलब किसी को, बीच में हुआ था ना मिंत्रा का लोगों के ऊपर केस, अगर याद होगा तो तुम लोग को, मिंत्रा का लोगो जाके ऐसे घर पे सर्च करना,
कि मिंत्रा को लोगों को लेके क्या कंट्रोवर्सी हुआ था। मिंत्रा का लोगो चेंज है, पहले जो लोगो था अभी जो लोगो है, जाके घर जाके से सर्च करना। तो कब किसको क्या चीज हर्ट कर देगा पता नहीं। बस मैं अच्छा, अब हम लोग बीच में कहाँ छोड़े थे, यहाँ तक बोला था कि कंपनी का लाइबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। In the case of the company is limited by share, the liability of member is limited to the amount of unpaid. ये बात पहले ही बोले थे एग्जांपल के साथ, फिर से बता देना कि अगर एक कंपनी में 100 शेयर मेरे पास है और मेरे से पर शेयर पे 10 रुपए करके कॉल्ड अप किया गया है, कितना किया गया है कॉल्ड अप, और हम 8 रुपए करके पेड अप किए हैं, कितना किए हैं। तो अगर कल को कोई दिक्कत होगा तो 2 रुपए करके हमको क्या करना पड़ेगा, अपना कॉल्स इन एरियर का भुगतान करना पड़ेगा, जो हम 2 रुपए नहीं दिए हैं। तो अप टू अमाउंट ऑफ अनपेड, अप जितना अनपेड अमाउंट, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर गारंटी वाला है तो आपको उतना अमाउंट लेके आना होगा अप टू ईच मेंबर, हर एक उस मेंबर को जितना वो अंडरटेक, अंडरटेक का मतलब होता है प्रॉमिस करना, क्या होता है, कभी कभी भी अंडरटेकिंग का फॉर्म भरी हो, अंडरटेकिंग फॉर्म, हम रजिस्टर का बात नहीं कर रहे, अंडरटेकर। अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि हाँ इस बात को हम एडमिसिबल कर रहे हैं, या इस बात पे मेरा मुहर है, जो एफिडेविट भी बनता है, ठीक है, वो एक तरह का अंडरटेकिंग है। कोर्ट, ठीक है, ये बात एक्सेप्ट कर रहा है, फिर परमिशन दे रहा है या पुष्टिकरण कर रहा है कि ये इंसान का दो दो नाम है। हमारे घर के बगल में ही भैया रहते हैं, उनका नाम है शिवशंकर सिंह और अमित सिंह। ये जो नाम है, दोनों व्यक्ति सेम पर्सन है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। उनका आधा डॉक्यूमेंट अमित सिंह से हो के रखा है, आधा डॉक्यूमेंट से। मेरे पिताजी का खुद ये प्रॉब्लम है, अंतरेश मुंसराज तो मीतू मुंसराज, तो दो अलग व्यक्ति नहीं है, सेम व्यक्ति है। पापा का सारा डॉक्यूमेंट अंतरेश मुंसराज, एफिडेविट है, न्यूज़पेपर में भी छपवाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि जितना आप गारंटी दिए थे, अंडरटेकिंग यानी कि प्रॉमिस किए थे, उतना आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, कब, ध्यान से भी सुनो, टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इवेंट ऑफ बीइंग वाइंडिंग अप while he is a member within 1 year after the cease to be a member for the payment of the debt and the liability of the company. अच्छा, कितना अच्छा ये भी बात सीख गए कि जब आप मेंबर बन जाओ किसी कंपनी के, उसके 1 साल बाद ही सब टेंशन आपके। हम आज किसी कंपनी में शेयर खरीदे, करे कंपनी डूब गया, हमने ले, अभी तो हम कुछ किए भी नहीं थे, 1 साल हो जाएगा, आप बहुत सारे डिसीजन में पार्टिसिपेट कर लोगे, तब तो मानोगे ना गलती तुम्हारा था। बात समझ में आया तो। अच्छा, सच अ डेप्ट एंड लायबिलिटी में बी कंस्ट्रक्टेड बिफोर द सीज टू बी द मेंबर, एसेट से पे किया जाएगा वाइंडिंग अप के टाइम में लायबिलिटी, और उसके बाद जो पैसा शॉर्ट पड़ेगा वो सब तुम लोग लेकर क्या होगा। अगर गारंटी दी हो तो गारंटेड अमाउंट, और नहीं तो जितना कैपिटल में तुम्हारा बचा हुआ है, ठीक है, पैसा, वो। एक कॉस्ट लगता है, चार्ज लगता है, खर्च लगता है, कुछ भी बोलो, किस वक्त, कंपनी बंद करते वक्त, वाइंडिंग अप, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ कंट्रीब्यूटरीज अमंग देमसेल्फ, उसको कौन भरेगा, सब पे मिलके कंट्रीब्यूट करके जितना शेयर होल्डर है सारा खर्चा वो लोग मिलके उठाएगा। शेयर कैपिटल में दो पॉइंट छूटा था, क्या वो दो पॉइंट था, amount of share capital which the member is not registered and the division thereof into the share of fixed amount, the number of share which the subscriber to memorandum agree to subscribe which shall not be less than 1 share। क्या कह रहा है कि शेयर कैपिटल में याद रखना कि जो भी इंसान एज ए सब्सक्राइबर, यानी कि जब कंपनी खुलता है तो आपको उसको साइन करना पड़ता है, एटलीस्ट एक एक शेयर लेके भी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बस समझ तो। और एक चीज समझे, एक वर्ड आता है डायल्यूट करना, क्या करना होता है, डायल्यूट। एक कंपनी खुला जिसका नाम था एक्स वाई जेड, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें हम सब्सक्राइबर थे, बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर थे, हम भी सब्सक्राइबर थे, ठीक है। अगर कंपनी के पास टोटल शेयर 10,000 था, 10,000 का मतलब 100%, कंपनी का अगर टोटल शेयर 10,000 है तो इक्वल टू 100%। तो तुम ऐसा कर लो कि जो हम सब्सक्राइबर थे
मेरे पास 5,000 शेयर था, कितना था? 5,000। या फिर ऐसा कह सकते हैं 50% शेयर। बाद में क्या हुआ, कंपनी एक डेढ़ साल जैसे चला, हमको और पैसा का रिक्वायरमेंट हुआ, हम क्या किए, इस 5,000 शेयर में से आधा शेयर थे यानी कि 2,500 शेयर डाइल्यूट कर दिया, यानी कि किसी बाहर के इन्वेस्टर को बेच दिए, यानी कि 50% में से हम 25% किसी को बाहर मार्केट में सेल कर दिए, इसको कहते हैं डाइल्यूशन। जब कंपनी फॉर्म होता है, तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 आदमी, और अगर पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 आदमी, सारा शेयर इन्हीं लोग के बीच में बटा रहता है। बाद में जैसे जैसे कंपनी ग्रो करता है, ये लोग अपने पास से डाइल्यूट करते जाता है। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत इसमें? आगे क्या बोल रहा हूँ? ए पर्सन में टेक एप्लीकेशन इन सच ए फॉर्म एंड मैनर, ठीक है, accompanied by the such a fee as the may be prescribed to registrar for the reservation of name set out in the application as the name of the proposed company or the name of which the proposed to change its name। क्या रहा है दूसरा चीज, नाम से ही रिलेटेड बात फिर आगे कंटिन्यू कर रहा है कि कोई भी कंपनी अपना नाम रखने के पहले, ठीक है, उसको रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ठीक है, और अपना नाम रिजर्व करवाना पड़ेगा, जो भी अपना कंपनी का नाम रखना चाहता है। या तो वो अपना कंपनी का जो प्रपोज नाम, नया कंपनी जो नया नाम रखना चाह रहा है, या तो अपना पुराना ही कंपनी का जो नाम चेंज करना चाह रहा है। बात समझ में आती है? Upon the receipt of the application, the registrar may, on the basis of the information and the document furnished along with the application, reserve the name for a period of 60 days। अगर आपके लिए नाम खाली होगा तो गवर्नमेंट 60 दिन का ऑप्शन दे देगा कि हाँ ये नाम खाली है, 60 दिन के अंदर डिसाइड कर लो और रखना है तब ये नाम अपना रखो। ये टॉपिक हम लोग फिर दोबारा पढ़ेंगे जब हम लोग इनकॉर्पोरेशन पढ़ेंगे। बात समझ में आया? तो अगर नाम जब आपको रिजर्व करवा लेते हैं, उसमें कुछ भी गलत या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है, द कंपनी हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी बनेगा नहीं तो बात का बात है। बार बार पूरी टॉपिक इनकॉर्पोरेशन अलग से पढ़ेंगे। बोल रहा है कि जिस वक्त अपना नाम रिजर्व करवा रहे थे मेमोरेंडम में लिखने के लिए, अगर उसी वक्त कोई गलत डॉक्यूमेंट वगैरह दे रहे हैं तो आपको पेनल्टी लग जाएगा 1 लाख रुपया का। अगर कुछ झूठ या सच बोल रहे होगे उसका। If a company has incorporated, registered, may after the company given a opportunity being heard, इसका मतलब क्या है कि if a company has been incorporated, the registrar may after giving the company of opportunity of being heard, इसका मतलब है कि जब भी कंपनी रजिस्टर्ड होगा या इनकॉर्पोरेटेड होगा, रजिस्ट्रार पहले पहले बोलो या फिर पूरा एक बेहतरीन मौका देगा सामने वाले यानी कि जो कंपनी फॉर्म कर रहा है उन लोगों को अपना बात रखने का। आइदर direct the company to change its name within a period of 3 months after passing the ordinary resolution। ठीक है, कब ये काम करेगा? कंपनी बुलाएगा, रजिस्ट्रार बुलाएगा और बोलेगा आपकी कंपनी का नाम सही नहीं है, आपके नाम चेंज करना पड़ेगा। तब जाहिर सी बात है कंपनी वाला लोग भी कुछ कहना चाहता होगा तो उन लोगों को सुनना जाएगा, उन लोगों का पूरा बात सुना जाएगा। और उसके बाद क्या तो उन लोगों को डायरेक्ट किया जाएगा कि 3 महीने का मौका अपना नाम चेंज कर लो कंपनी का, ठीक है। दूसरा, क्या तो कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा। स्ट्राइक ऑफ का मतलब फिलहाल इतना समझो कि लाल दाग लगा दिया जाएगा कंपनी में, उसको एक लिस्ट आउट कंपनी कर दिया जाएगा। कंपनी का रजिस्टर होता है, कंपनी का लिस्ट होता है, उसमें से उसको बाहर कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं स्ट्राइक ऑफ करना। बात समझ तुम? मेक अ पिटीशन ऑफ फाइंडिंग ऑफ कंपनी, और यहां तक कि कंपनी को बंद करने का पिटीशन भी फाइल कर सकता है। ये तुम्हारा आरओसी। कोई दिक्कत? अच्छा,
जो हम लोग कल पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन तब ये टेबल पूरा समझेंगे। आज क्या बोल रहा है कि जब भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है, टेबल ABCDE, ठीक है, इन शेड्यूल 1 मे बी एप्लीकेबल टू सच कंपनी। अलग अलग कंपनी के लिए ना अलग अलग टेबल है, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी। आप लिस्टेड हो क्या अनलिस्टेड हो, गारंटी है गारंटी नहीं है, बस लिमिटेड लाइबिलिटी क्या अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उस हिसाब से टेबल है। जिस कैटेगरी का आपका कंपनी होगा आपका मेमोरेंडम उस टेबल में फॉलो करेगा, मतलब आपको वो टेबल फॉलो करके अपना मेमोरेंडम बनाना है। क्लियर है बात? दूसरा, any provision in the memorandum or article in the case of the company limited by guarantee and not having a share capital purporting to give any person a right to participate in the divisible profit of company otherwise then as a member shall be void। क्या कह रहा है? Any provision in the memorandum or article in the case of a company limited by guarantee and not having a share capital purporting to give any person a right to participate in the divisible profit of the company otherwise than as a member shall be void। अगर किसी कंपनी में कोई शेयर्स नहीं है, ठीक है, तो वो कंपनी का प्रॉफिट और एक्स्ट्रा डिविजिबल नहीं होगा, केवल उन्हीं लोग में डिविजिबल होगा जितना लोग गारंटी दिया था। अगर शेयर नहीं है तो अब इमेजिन करो एक कंपनी है जिस कंपनी में हम शेयर होल्डर है, मेरे पास 100 शेयर है, प्लस हम 1 लाख रुपए देने का गारंटी भी दिए हैं। बात समझे? तो 100 शेयर से और 1 लाख रुपए देने का गारंटी भी दिए, तो मेरे पे क्या होता है ना कि बोलता है कि शेयर भले इंसान कम रखा है, बट कंपनी का इतना बड़ा लाइबिलिटी माथा पे उठा के रखा है, 1 लाख छोड़ो 1 करोड़ कम गारंटी दिए, तो मेरे को डिविजिबल प्रॉफिट और प्रॉफिट का अच्छा खासा हिस्सा हमको देता है, इरिस्पेक्टिव मेरे पास शेयर कितना है। पास में तो लेकिन किसी कंपनी में मेरा कोई शेयर्स नहीं, खाली गारंटी दे के रखे हैं कि अगर कंपनी डूबेगी तो हम 5 करोड़ देंगे, तो वहां पे जो प्रॉफिट मिलेगा ना सिर्फ मेरे को मिलेगा और किसी थर्ड पर्सन के बीच में नहीं बटेगा। बस में तो यानी कि जो जो लोग गारंटी दिया होगा एक गारंटी कंपनी में, प्रॉफिट उन्हीं लोग में डिविजिबल होगा और आगे डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? सेक्शन 5 आर्टिकल, the articles of company shall contain regulation for management of company। आर्टिकल मेमोरेंडम क्या था? चार्टर्ड ऑफ द कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना था, जिसमें क्या क्या क्लॉज था, नेम था, एड्रेस था, कैपिटल था, लाइबिलिटी था, ऑब्जेक्टिव था, और एक और था अगर आप ओपीसी है तो नॉमिनी वाला था। ये सारा बात मेंशन रहता है। आर्टिकल में कंपनी का मैनेजमेंट मेंशन रहता है। एग्जाम्पल के लिए एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, वो आर्टिकल में लिख के रखा AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कि एटलीस्ट 5 मेंबर आर, वो अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख कर रखा है कि एटलीस्ट 5 मेंबर आएगा तब हमारे कंपनी का मीटिंग स्टार्ट हुआ करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। जबकि कंपनी लॉ बोलता है कि प्राइवेट कंपनी में 2 आदमी भी आएगा तो मीटिंग आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? तो ऐसा ऐसा आपका आर्टिकल्स लिखा रहता है। क्लॉज 1 में ये बता रहा है कि द आर्टिकल ऑफ ए कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट, कि कंपनी को मैनेज करने के लिए क्या क्या रूल्स लगेगा, वो आप सेल्फ रेगुलेटेड रूल खुद से ड्राफ्ट कर लो। आर्टिकल नंबर 1 क्या कह रहा है? द आर्टिकल शैल ऑल्सो कंटेन सच अ मैटर एज वी प्रिस्क्राइब। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो जो चीज का आपको ऑर्डर देगा या कंपनी जो जो चीज का आपको डायरेक्शन देगा, ऑर्डर देगा, वो मैटर भी आप उसमें अपना अलग से डिस्कस कर लो। तीसरा,
The article may contain the provision for the entrenchment to effect that specified provision of the article may be altered only if the condition or the procedure as that are more restrictive than those applicable in the case of the special resolution. पहले से खुद अनुमान लगा लो कहीं कुछ ऐसा ऐसा चीज नहीं ना है जिसको अगर जब हम लोग करवाने जाएंगे तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना बहुत मुश्किल होगा कंपनी लॉ में ऐसा बहुत सारा टॉपिक है जो अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा है तो फिर आप वो काम नहीं कर सकते हो और अगर करना चाहते हो तो पहले एसआर पास करवाओ यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन 75% वोट तब जाके ओआर पास करवाओ और उसके बाद काम करो तो कंपनी को पहले से ही सब बात सोच समझ के रखना पड़ेगा बात समझ रहे हो कि हम ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं ठीक है जैसे कि एक कंपनी मान लो स्वेट इक्विटी शेयर एग्जाम्पल के लिए हम बोल रहे हैं ऐसे है कि 20% से ज्यादा इशू नहीं कर सकता है लेकिन अगर नया स्टार्टअप कंपनी तो 40% कर सकता है अब कंपनी को पता है कि फ्यूचर में जाके जब बोलेगा कि स्वेट इक्विटी से 40% इशू करे कोई हाँ नहीं बोलेगा बहुत कम आदमी हाँ बोलेगा कंपनी को ये बात पता है डायरेक्टर्स को डायरेक्टर पहले से ये मैटर क्या करेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख देगा कि जिस वक्त ये बात पूछते हैं कब जरूरत पड़े तो 75% वोट नहीं चाहिए 51 में ही मेरा काम हो जाए बात समझ में आ रहा है? तो अपना लीगल प्रोसीजर को इजी करने के लिए भी आर्टिकल्स हेल्प करता है बात समझ में आया नेक्स्ट फोर्थ नंबर सेम वैसा ही है फिफ्थ नंबर whether made on formation or by the amendment the company shall give a notice to the registrar such a provision in such a form and manner as may be prescribed कभी भी हम लोग को नोटिस का रिप्लाई देना है या रजिस्ट्रार से बात करना तो किस तरीके से बात करना क्या बात करना उसका भी अपना एक प्रोसीजर अपना तरीका बना करके रख बात समझ आया तो? अब एक जना की एक चीज इमेजिन करो एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो बानी भारती स्कूल है आदित्य बिरला ग्रुप का वहां पे इंस्पेक्शन के लिए कुछ लोग पहुंचा जो इंस्पेक्शन के लिए पहुंचा है वो लीगल डिपार्टमेंट है जब गया है तो किससे जाके पहले बात करेगा जाके पहले बात करेगा प्रिंसिपल से वाइस प्रिंसिपल से टीचर इंचार्ज से बस में स्कूल का ट्रस्टी से ये सब है वहां पे तो वो लोग पहले से अपना पूरा डेकोरम तैयार करके रखा है कि किससे कब मतलब कैसे कैसे उनको बात करना क्या बात करना नहीं करना अब वहीं पे तुम एक स्कूल में चल जाओ जैसा हमारा एसएमई स्कूल उसमें चल जाओ कौन प्रिंसिपल कौन टीचर इंचार्ज अब जब पहुंच जाओगे तो आप इससे बात करें आप उससे तो जो सामने वाला है जो गवर्नमेंट ऑफिसर है जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गया है वो होगा इरिटेट और उसको तुम्हारे खिलाफ डाउट क्रिएट होने लगेगा बात समझा तो कि इनका तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही सुलझा हुआ नहीं बात समझा तो अब जरा तुम और इमेजिन करो इसी तरह हम मान लो हम इनकम टैक्स ऑफिसर है हम किसी कंपनी में जाते हैं और जाके बोलते हैं हम इनकम टैक्स ऑफिसर से आए हैं ठीक है हमको फाइल चेक करना है सर फाइल उस रूम में रोहन के पास है नहीं जगदीप के पास है नहीं सुनैना के पास है ये क्या चल रहा है आपको यही नहीं पता है कि आपका कौन सा फाइल किस डिपार्टमेंट में कौन हैंडल कर रहा है तो फिर हम किससे क्या बात करेंगे और जहां पे ये फिक्स नहीं वहां पे एरर यानी कि मिस्टेक होने का चांसेस ज्यादा है तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा ना तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा ना हाँ या ना इसी वजह से क्या करके रखा गया है कि पहले से आप पूरा वो फॉर्म वो पूरा तरीका डिसाइड करके रखो तो दिक्कत जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए आर्टिकल था वैसे सेम उसी तरह आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए भी पूरा टेबल है एक बार तो
हाँ, 7 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है? ए कंपनी में अडॉप्ट ऑल or any of its regulation contained in the model article applicable of such। ये जो टेबल FGHIJ के मतलब जो भी ये टेबल है, जैसा सेम टेबल हम लोग को मेमोरेंडम में दिखा था, जिस तरह का कंपनी उस तरह का टेबल सेलेक्ट होगा। उसमें बहुत सारा मॉडल ऑलरेडी डिस्कस, यानी बहुत सारा टॉपिक ऑलरेडी डिस्क्राइब करके रखा गया। बात समझ आई? आपको वो सारा चीज एज इट इज अडॉप्ट करना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और अगर चेंज करना है तो फिर से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी का परमिशन देना पड़ेगा। क्लियर है बात? इन केस ऑफ एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, 2013 के बाद अगर कोई भी कंपनी, ठीक है, रजिस्टर्ड होता है, इन सो फार द रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ द सच कंपनी डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई द रेगुलेशन कंटेंट in the model articles applicable in such a company, those regulations so far applicable to the regulation not excluded और modify, ना कोई पॉइंट हटा सकता है, ना ही कोई पॉइंट चेंज कर सकता है जो कि मॉडल में दिया गया था। मॉडल का मतलब क्या है? टेबल FGHI। Nothing in the section shall be applied to the article of company registered under any previous company law unless the amendment decide। क्या कर रहा है? Nothing in this section shall be applied to the article of company। कुछ भी इस सेक्शन का shall apply to the article of company registered under any previous company law unless the amendment under this act। अब कुछ कंपनी पहले से रजिस्टर्ड था, कुछ कंपनी पहले वाला आर्टिकल फॉलो कर रहा था, और अब नया कंपनी लॉ आ गया था, कंपनी लॉ 2013, तो क्या करा? नथिंग इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में शैल बी अप्लाई टू द आर्टिकल, आर्टिकल पे ऑफ कंपनी रजिस्टर अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ अनलेस द अमेंडमेंट। जब तक हम लोग ना बोले आप तो अपना पुराना जो आर्टिकल जैसे फॉलो कर रहे थे वैसे ही फॉलो करो। बात समझा? तो जब तक आप लोग को चेंज होने के लिए ना बोला जाए। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? अच्छा, एक्ट बड़ा कि MOA और AOA बड़ा? दोनों में से बड़ा? एक्ट बड़ा। एक्ट बड़ा। एक्ट टू ओवरराइड द मेमोरेंडम और आर्टिकल। अगर आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में कुछ ऐसा बात लिखा है जो एक्ट के अंतर्गत है तब तो ठीक, लेकिन अगर उसके बाहर जाके लिखा हुआ है और कंफ्यूजन अराइज हो रहा है कि एक्ट का बात माने या MOA का बात माने, तब बात। आज ये रूल है कि प्राइवेट कंपनी में 2 आदमी आएगा तो मीटिंग करो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। हम EOA में रूल बना के रखे 5 आदमी, अच्छा बात है ना, 5 आएगा तो ऑटोमेटिक उसमें 2 पूरा हो जाएगा, तो आपका आर्टिकल में लॉ भी तो पूरा हो ही रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन कल को अगर लॉ चेंज हो गया, बोला कि नहीं, अगर प्राइवेट कंपनी भी है तो एग्जाम्पल के लिए मीटिंग करने के लिए 5 आदमी को आना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ आ गया रूल्स चेंज होकर के, तो फिर आपका फिर वहां पे आर्टिकल्स में आप क्या लिख के रखते हो? 6 आदमी चाहिए, तो आप आर्टिकल में 5 लिखे हो, एक्ट में 6 हो गया, तो दोनों में से किसको फॉलो करें? दोनों में से हमको एक्ट को फॉलो करना पड़ेगा, एक्ट हमेशा ओवरराइड करेगा रूल के ऊपर। कोई दिक्कत? मतलब ये क्या कहते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के।